हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का विजय एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। तो अपन लोगों ने राजस्थान लैब असिस्टेंट का 2018 का पेपर डिटेल में एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में, और उन्हीं क्वेश्चनों को बच्चों मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ इस वीडियो में पूरे पेपर को बच्चों डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन अपने बच्चों बच रखे हैं। और यदि मैं बात करूं राजस्थान लैब असिस्टेंट के इस पेपर के रिगार्डिंग, तो ये पेपर बच्चों बहुत टफ नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का था, जिसमें अपन लोगों ने आधे पार्ट को डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, और बाकी वाले बच्चों में आज इस क्लास में स्टार्ट करता हूं और शुरू करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है स्टूडेंट्स। आप लोगों से निवेदन है कि कॉपी और पेन बच्चों लेके बैठें और साथ ही साथ में इस क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्यारे बच्चों प्रयास करें। और इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट टू अपन कह सकते हैं टफ की तरफ जाता है बच्चों। आसानी के साथ आप क्वेश्चन कर लेते हैं यदि आप लोगों ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बहुत इजी वे में और बहुत आसानी के साथ क्वेश्चनों को बच्चों समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास को बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये प्यारे विद्यार्थियों अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर से पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। कि 250 ml में आयतन में यदि मुझे 0.1 m विलीन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी बच्चों, इसको अपन लोगों को समझना है। एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों अपना जो सॉल्यूशन या विलियन वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें अपने पास क्या क्या है सर, उसमें सबसे पहले मेरे पास चैप्टर आता है, उसमें वो आता है सर कंसंट्रेशन टर्म या सांद्रता की इकाइयां, कि किस किस यूनिट का प्रयोग करते हुए मैं किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन की सांद्रता को मेजरमेंट कर सकता हूं। कैसे सर, जैसे नॉर्मलता हो गई, मोलरता हो गई, फॉर्मलता हो गई, मोललता हो गई, या W/V हो गया। इस तरह से बच्चों यूनिटों का प्रयोग करते हुए मैं सॉल्यूशन की क्वांटिटी को बच्चों निर्धारित करता हूं। साथ ही साथ मेरे पास सेकेंड जो सब यूनिट आती है प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है सोल्यूबिलिटी, राउट का नियम, आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और प्यारे विद्यार्थियों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से बच्चों अपन को इस तरह से समझते हुए सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपन से पूछा गया है कि मोलरता वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपको उस सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मेरा सॉल्यूट कौन है सर, यहाँ पर आपका जो प्यारे विद्यार्थियों विले, या फिर मैं बात करूं यदि सोल्यूट है बच्चों, वो है अपने पास NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास सोल्यूट रहता है, विले रहता है, ठीक है बच्चों। ओके सर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन को पता है कि विलय क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट क्या है। तो सर सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, और इस वाटर का आपको वॉल्यूम दे रखा है, वो दे रखा है सर 250 ml, 250 मिलीलीटर मेरे पास इसका वॉल्यूम दे रखा है। और उसने क्या दे रखा है सर, और उसने दे रखा है प्यारे बच्चों अपने पास दे रखा है मोलेरिटी। अपन को पता है कि मोलरता को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किसके से रिप्रेजेंट करते हैं सर, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसने वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों 0.1 m दे रखी है। ये तो बच्चों करते हैं मोलरता को कैपिटल M से। और यदि बच्चों यहाँ पर स्मॉल m आ जाता, छोटा m आ जाता, तो स्मॉल m बच्चों रिप्रेजेंट करता है मोलेलिटी को, या फिर मैं यूं कहूं कि मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा सर, आपके पास मोलरिटी का बच्चों जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है बच्चों, वो रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, की विलय के कितने मोल है किसमें सर, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन प्यारे बच्चों लीटर में, कि लीटर में मेरा इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है। ये फॉर्मूला बच्चों अपन लोग यूज करते हैं किसमें स्टूडेंट्स, सर ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं मैं बच्चों मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों। ये वाला फॉर्मूला अपन को पता होना ही चाहिए। और यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो मोलर T इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है सर, मोल इक्वल टू W/M रहता है मेरे पास। ये तो रहता है सर मोलिकुलर वेट, किसमें सर, ग्राम में वेट है। और ये आ जाएगा मेरे पास मोलिकुलर वेट, वो तो था अणु भार, और सॉरी वो तो था भार ग्राम में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। और W आ जाएगा बच्चों मेरे पास मोलिकुलर वेट। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान स्टूडेंट्स NaOH के लिए कितना रहता है सर, NaOH के लिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इस तरह से बच्चों 40 ग्राम पर मोल इस NaOH का प्यारे विद्यार्थियों मेरा आणविक भार या मोलिकुलर वेट रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना है अपन को कैलकुलेट करना है, अपॉन में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 40 इंटू है बच्चों मेरे पास वॉल्यूम है सर 250 ml में। तो जब 250 ml में है तो यहाँ पर जब ml में वॉल्यूम दे दिया जाए तो ऊपर बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात अपन को बच्चों पता होनी चाहिए। ये प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला था और मैंने कैलकुलेट कर लिया कि x इंटू एक्स तो अपन को ज्ञात करनी है, मात्रा कितनी है वो तो ज्ञात करनी है। अपॉन में आ जाएगा मेरे पास मोलिकुलर वेट 40 इंटू 1000 अपॉन 250 ml। यदि मैं इसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूं बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 10 और x बराबर आ जाएगा m कितना दे रखा है सर, m दे रखा है 0.1 इक्वल टू x अपॉन प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास आ जाएगा 10 और सर x आ जाएगा यहाँ से बच्चों 1 ग्राम। मेरा आंसर सही हो जाएगा। यदि मैं इस सोडियम NaOH की यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा 1 ग्राम ले लूं और उस 1 ग्राम को यदि मैं 250 ml वाटर में मिलाऊं तो मेरा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा या जो फाइनली जो मेरा विलेन बनेगा उसकी मोलरता कितनी होगी सर, उसकी मोलरता प्यारे बच्चों 0.1 m आ जाएगी। सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आपको मोलरता का फॉर्मूला लगाते हुए वहां पर सिंपल कैलकुलेशन करते हुए अपने NaOH की मात्रा इन ग्राम में कैलकुलेट कर दी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बच्चों, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The mole fraction of NaCl in a solution containing 1 mole of NaCl in 100 ग्राम ऑफ वाटर इज कि 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा। अपन से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा इस NaCl का। NaCl के बच्चों अपन से मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं और अपन को पता है कि किसी भी कंटेनर में प्यारे विद्यार्थियों XA के मोल यदि मुझे कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पर Na मतलब उस A का यदि मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ऊपर में आ जाएगा उस Na के मोल और अपॉन में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यदि उस कंटेनर में मेरे पास दो कंपोनेंट है XA और B। यदि दो कंपोनेंट है A प्लस B बच्चों तो यहाँ पर यदि मुझे XA कैलकुलेट करना है मतलब क्या है A के मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर A कोई कंपोनेंट है कोई पदार्थ है और X बच्चों प्रदर्शित कर रहा है इसके मोल फ्रैक्शन। ठीक यही फॉर्मूला होता है XA का मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था तो Na अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर XA किसके है सर, यहाँ पर XA बच्चों मेरे पास NaCl और यहाँ पर XB आ जाएगा मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों वाटर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको यहाँ पर मुझे मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में बच्चों इस दोनों कंपोनेंट के NaCl के भी और वाटर के भी सर मेरे को मोल जो है वो फॉर्मूले में पुटअप हो रहे हैं इसलिए मोल कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ओके सर। NaCl के तो मोल सर मुझे 1 मोल NaCl दे रखा है। ठीक है बच्चों, ओके सर। मुझे मोल एक्चुअल में कैलकुलेट करना है इस वाटर के, एन मुझे वाटर का कैलकुलेट करना है। तो अपन को पता है कि W अपॉन M होता है मेरे पास मोल का फॉर्मूला। मोल निकालने का फॉर्मूला भार अपॉन अनुपात। भार कितना है सर, भार है प्यारे बच्चों मेरे पास 1000 ग्राम है और सर इसका मोलिकुलर वेट वाटर का रहता है सर 18 ग्राम पर मोल। क्या रहता है सर 18 ग्राम पर मोल है तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जब बच्चों मैं एक इस 1000 में 18 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा सर 55.55 मेरे पास मोल आ जाएंगे। तो वाटर के मोल कितने हैं अपने पास सर, वाटर के मोल है मेरे पास 55.55 मेरे पास मोल अवेलेबल है। तो NaCl के मोल तो अपन को 1 मोल दे रखा था और वाटर के बच्चों मोल है अपने पास क्योंकि वाटर की मात्रा दे रखी थी 1000 ग्राम तो उस 1000 ग्राम में मैंने 18 का भाग दे दिया और अपने पास जो मोल है प्यारे बच्चों वो आ जाएगा सर मेरे पास 55.55 मोल आ जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग करते हुए प्यारे बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। वो आ जाएगा मेरे पास, इसके मोल कितने सर, इसका मोल है 1 अपॉन में आ जाएगा इसके खुद के मोल 1 प्लस वाटर के मोल कितने हैं सर 55.55 है। यदि मैं इसको जो फर्दर सॉल्व करने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 56.5। इस तरह से बच्चों इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यदि मैं इसको और फर्दर यदि आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो यहाँ पर यदि अपन लोग इसको 1000 मान ले प्यारे बच्चों, क्या मान ले सर, इसको यदि अपन लोग 100 मान ले तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 और ये आ जाएगा बच्चों अपन लोग 56.5 और लगभग ये बच्चों कितना आ जाएगा सर, ये लगभग आ जाएगा मेरा 2 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से कम जैसे ही आता है तो सर 0.02 आ जाएगा।
0.2 के समथिंग आएगा तो इसको अपन लोग क्या मान सकते हैं सर, इसको मान सकते हैं 0.177। ठीक है, तो ये सिंपली कैलकुलेशन करनी थी और इसी कैलकुलेशन का प्रयास करते हुए बच्चों मैं ऑप्शन ए सही कर दूंगा। और ये 2 बच्चों कब आता, जब ये प्यारे विद्यार्थियों मेरा 50 होता, तो ये बच्चों 2 से क्या रहेगा सर, ये 2 से कम ही आएगा, 2 से बच्चों कम ही वैल्यू आएगी, 2 से कम आएगी तो 0.117 आ जाएगी। ये वैल्यू बच्चों 2 से मेरी जो है वो कम आएगी। इस तरह से अपन को साइन करना था, सिंपली कैलकुलेशन है बच्चों, आप लोगों को कर लेनी है, ये 2 से कम आएगी, मैंने इस तरह से माना, तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और यदि आप लोगों से बच्चों ये पूछ लेता कि भाई तू मुझे बता दे इस वाटर के मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे मेरे पास XH2 का आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 माइनस 0.0117 है। तो यहाँ पर इसको यदि मैं और अच्छे से डेप्थ में बात करूं तो 1 माइनस, यदि इसको लगभग ऑलमोस्ट अपन लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको 2 माने तो ये XH2 आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट सर कितना, सर ये आ जाएगा मेरे पास 1.882 आ जाएगा। इस तरह से ये स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या 1.98 जो है ये आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 0.98। ठीक है, रफली बच्चों 98 आ जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट है अपने पास, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कि राउट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर रहता है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि राउट के नियम के अनुसार रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती रहता है प्यारे विद्यार्थियों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या फिर मैं यूं कहूं कि विलय के मोल अंश के समानुपाती रहता है। कैसे सर जरा बताना, क्योंकि उसने कहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब क्या है सर, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन सर मेरे पास पी नोट बी, ये समानुपाती रहता है बच्चों एक्स किसके सर, एक्स ए के। और ये सर क्या है, ये है प्यारे विद्यार्थियों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्यारे विद्यार्थियों ये मेरे पास वेपर प्रेशर है। और ये है प्यारे विद्यार्थियों वेपर प्रेशर किसका सर, ये वेपर प्रेशर ऑफ मेरा पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे दे रखा है। और ये क्या है बच्चों, ये है सर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये सारी की सारी चीजें मेरे पास रहती है। अब प्यारे बच्चों ये रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू बच्चों कम है, इसीलिए बच्चों ये वेपर प्रेशर कितनी कमी हुई, किसके सापेक्ष सर, इस शुद्ध विलय के सापेक्ष ऊपर वाले कंपोनेंट का कितना मेरा वेपर प्रेशर कम हुआ। ये नियम क्या है सर, नियम ये है कि जब मैंने शुद्ध विलय में किसी एक अवाष्पशील विलय को उसमें ऐड कर दिया, तो क्योंकि सर वो सोल्यूट मेरा सॉलिड था उसका वेपर प्रेशर सर कम था, तो जैसे ही मैंने उस वेपर प्रेशर के ऊपर जो विलायक था उसके ऊपर उसको डाला, तो प्यारे विद्यार्थियों पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि सर मैंने नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील विलय मिलाया है। अब विलय की वजह से ही बच्चों इसका वेपर प्रेशर मेरा कम हो रहा है। तो बच्चों ये कम हुआ वेपर प्रेशर किसके समानुपाती हो जाएगा सर, ये समानुपाती हो जाएगा उस मोल फ्रैक्शन में मैंने कितना जो है सोल्यूट ऐड किया, कौन सा सर, सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल था, ये बच्चों उसके समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलायक तो आ ही नहीं सकता था बच्चों, ये विलायक वाले तो आप लोग दोनों ऑप्शन हटा देते थे, क्योंकि ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से कम हुआ, ये सर मेरे सोल्यूट की वजह से कम हुआ। तो सोल्यूट के यहाँ तो मोल आए या मोल फ्रैक्शन आएंगे, तो यहाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में क्या आएगा सर, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और यदि इस मोल फ्रैक्शन को मैं फर्दर सोल्व करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन बच्चों पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए क्या आ जाएगा सर, एक्स ए आ जाएगा मेरे पास एन ए, मतलब एन ए अपॉन एन ए प्लस बच्चों एन बी आ जाएगा। सर ये वाला फॉर्मूला मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो तो था बच्चों मोल फ्रैक्शन में, और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मेरा मोल में आ जाएगा। ये था बच्चों मोल फ्रैक्शन और ये वाला मोल में आ जाएगा, और ये इसके समानुपाती रहता है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका सर डी वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो सर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर, डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती है। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया।
तो किसकी वजह से कम हुआ सर? सोल्यूट की वजह से कम हुआ, इसलिए बच्चों डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कि निम्न में से कौन सी स्थिति किसी भी आदर्श विलयन के लिए मेरी सही नहीं है। अब अपन को पता है कि अपने पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सर आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा रहता है प्यारे विद्यार्थियों नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या मैं यूं कहूं कि आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन। अब ये बच्चों इन विलयनों का मेरा क्लासिफिकेशन जो है प्यारे विद्यार्थियों वो किस बेसिस पे किया गया बच्चों? तो सर वो जिस बेसिस पे किया गया बच्चों वो है अपने पास सर मेरा आ जाएगा राउट के नियम के आधार पर। वे सॉल्यूशन जो राउट के नियम की पालना करते हैं उनको तो कहते हैं आदर्श विलयन, या फिर मैं यूं कहूं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन वे विलयन जो इस राउट के नियम की पालना नहीं करते उनको कहते हैं सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यह अनादर्श विलयन बच्चों फर्दर दो कैटेगरी में और डिवाइडेड हो जाते हैं, कैसे सर? पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले और नेगेटिव डेविएशन दर्शाने वाले, या धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इस तरह से इन सॉल्यूशनों का बच्चों क्लासिफिकेशन में करता हूं। अब यही कॉन्सेप्ट मैं बच्चों फर्दर इस तरह से आप लोगों से डिस्कशन करूं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन रहेगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो मैं बच्चों आपको उस चीज के बारे में बोर्ड पर डिस्कशन करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बच्चों डिस्कशन करता हूं कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कि एक मेरे आदर्श विलयन के लिए क्या क्या शर्तें होगी उसको अच्छे से जिक्र करते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो वो आ जाएगा कि इस पी टोटल जो है इस सॉल्यूशन का मेरा प्रेशर है वो बराबर रहेगा पी ए के प्लस पी बी के। मतलब जिन दो कंपोनेंटों को मिला करके मैंने सॉल्यूशन बनाया उसका रिजल्टेंट मेरा जो पेपर प्रेशर है वो बराबर रहेगा उन दोनों प्रकार के सॉल्यूशनों के प्रेशर के योग के बराबर। पहला तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे पास। दूसरा है सर कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका सर? इस ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बराबर रहेगा किसके प्यारे बच्चों? सर ये बराबर रहेगा मेरे पास स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और प्लस बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी। मतलब बी बी के और ए के मध्य लगने वाले बच्चों आकर्षण बल दोनों के बराबर रहेगा किसका सर? मिलाने के बाद उसमें किसी भी तरह का नया तो ज्यादा रहेंगे नए कम होंगे, वो आकर्षण बल बच्चों बराबर रहेंगे। और यदि ऐसी कंडीशन है तो वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। अब थर्ड है मेरे पास प्यारे बच्चों वो है सर मिलाने के बाद जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। मतलब दो कंपोनेंटों को मिलाने के बाद यदि मैंने सॉल्यूशन बनाया है तो उस रिजल्टेड सॉल्यूशन की जो डेल्टा एच में चेंज आया है, मतलब जो एंथैल्पी में चेंज आया है प्यारे बच्चों वो जीरो होगा। रिजल्टेंट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि सॉल्यूशन की जो मिक्सर की बनने वाली बच्चों एंथैल्पी में परिवर्तन है वो हमेशा जीरो रहेगा। किसकी कंडीशन में सर? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन में, ठीक है। यहां पर बच्चों मैंने कंडीशन लगा दी है किसकी सर? आइडियल सॉल्यूशन की। प्यारे विद्यार्थियों मैंने कंडीशन का यहां पर जिक्र किया है, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स वो है सर फोर्थ। इस फोर्थ के अकॉर्डिंग अपने पास प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आ जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, कि वॉल्यूम को मिक्स में करने के बाद वॉल्यूम में क्या चेंज आया वो भी जीरो आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और मैं टर्म की बात करूं तो डेल्टा जी मिक्सिंग की बच्चों हमेशा और हमेशा नेगेटिव रहेगी, जीरो से कम होगी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर डेल्टा एस मेरी मिक्सिंग की जो है वो सर जीरो से ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस यहाँ स्वत है परिवर्तित प्रदर्शित करने वाला मेरा प्रोसेस होता है। तो क्या क्या हो गया सर? जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर रहेगा मिलाने के बाद वो बराबर रह जाएगा टोटल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, ठीक है। ये भी जीरो ये भी जीरो, और ये बच्चों मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव और ये बच्चों आ जाएगी मेरे पास पॉजिटिव। तो ये 6 पॉइंटों के माध्यम से मैंने किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। ओके सर। अब ये कंडीशन यदि मैं बराबर की जगह नॉट बराबर कर दूं या इसकी जगह क्रॉस कर दूं प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दूं ऐसे क्रॉस कर दूं ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस कर दूं प्यारे बच्चों, तो ये यदि मैंने क्रॉस कर दिया मतलब बराबर नहीं है, तो वो मेरी कंडीशन हो जाएगी प्यारे बच्चों किसकी सर? नॉन आइडियल की या अनादर्श विलयन की। यदि बराबर है और राउट के नियम की पालना कर रहे हैं तो वो है मेरे सॉल्यूशन आदर्श या फिर मैं यूं कहूं आइडियल सॉल्यूशन। और यदि
वो सॉल्यूशन जो राउट के नियम की पालना नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चों नॉट इक्वल टू है, तो वो हो जाएंगे मेरे नॉन आइडियल या अनादर्श विलियन। क्योंकि अब अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आदर्श विलियन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं सबके बच्चों ये जो है ये बच्चों हटा देता हूं, ठीक है। ओके सर, ये बच्चों राउट के नियम की पालना करते हैं, राउट लॉ मेरे फॉलो करते हैं, ठीक है। इस वजह से अपन लोग अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मेरा सही है। सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, कि दोनों प्रकार के कंपोनेंटों को मिलाने के बाद इनके वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। क्या ये बिल्कुल सही है? यस सर, एब्सोल्युटली सही है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों डेल्टा वी मिक्सिंग जो है मेरा 0 होता है, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, कि एंथैल्पी में प्यारे विद्यार्थियों किसी भी तरह का कोई जो है वो चेंज नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही, ऊपर वाला भी सही। इट ओबे राउट्स लॉ, कि ये मेरा राउट के नियम की पालना करता है, ये वाला ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है कि आयोनाइजेशन ऑफ सोल्यूट शुड अकर्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कि विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए। ये बच्चों आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इस राउट के नियम में कहीं कोई जिक्र नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं कि डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, इस बात का कहीं कोई राउट के नियमों में जिक्र नहीं है। राउट के नियम के जो एस्पेक्ट्स अपन के काम के हैं बच्चों, वो मैंने सारे के सारे इस 6 पॉइंटों के माध्यम से आप लोगों से डिस्कशन कर लिया। इसीलिए प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन जो है एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके सर, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अपन से पूछा है कि कौन सा जो है नॉट करेक्ट होगा, सही नहीं होगा, इसलिए डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएट NH4Cl इज, कि पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा। अब ये प्यारे बच्चों अपन से क्वेश्चन पूछा गया है आयोनिक इक्विलिब्रियम से नहीं पूछ करके इसने केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इस क्वेश्चन को मैं यदि सोल्व करने का प्रयास करूं, तो सबसे पहले इसने ये कहा है कि मेरा NH4Cl जो है वो पूर्णतया डिसोसिएट हो रहा है। मतलब क्या है कि सर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जिसको अल्फा कहते हैं, इस अल्फा का मान प्यारे बच्चों मेरा 1 है या 100% है। ये बच्चों पूर्णतया NH4Cl में मेरा कन्वर्ट हो रहा है। यदि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूं, ये है प्यारे बच्चों मेरे पास NH4Cl और यहां से ये डिसोसिएट होकर के NH4 प्लस में और बच्चों Cl माइनस में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। T बराबर 0 पे ये 1% था, T बराबर प्यारे विद्यार्थियों T समय पर ये बचा कुछ नहीं, और ये बच्चों N और 1 मोल मेरा प्रदर्शित हो जाएगा। तो अपन को पता है एट टाइम T पर बच्चों ये कितने हैं सर, N बराबर 2 मोल बना रहा है। एक NH4Cl मिलकर के एक NH4 प्लस और एक Cl माइनस बना रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर N की वैल्यू 2 है। और सर यहाँ पर एक और इसने मेरे को हिंट दिया है कि तेरा अल्फा जो है वो 100% है, या बच्चों ये इसकी वैल्यू मेरा 1 मानी जाती है। अब वेपर डेंसिटी बच्चों डिसोसिएशन से पहले और डिसोसिएशन के बाद निकालने का मेरा एक फॉर्मूला रहता है प्यारे बच्चों, जिसका अपन लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये फॉर्मूला मेरा कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है, उसका डिस्कशन करेंगे थ्योरी क्लास में। अब मैं ये डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला आपके सामने यदि लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो वो होता है फॉर्मूला सर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1 बच्चों। ये फॉर्मूला अपन लोग काम में लेंगे। यहाँ पर डी क्या है सर, इक्विलिब्रियम से पहले का वेपर डेंसिटी, और ये है बच्चों आफ्टर डिसोसिएशन। ये डेंसिटी कौन सी है सर, आफ्टर डिसोसिएशन। और ये है बच्चों मेरे पास इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल वेपर डेंसिटी है। और ये है मेरे पास प्यारे बच्चों आफ्टर वेपर डेंसिटी, आफ्टर डिसोसिएशन की वेपर डेंसिटी। और यही अपन से पूछा है, इसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। ओके सर, ओके प्यारे बच्चों। अब समझते हैं अपन लोग कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 1 की जगह 1 पुटअप कर दिया। अल्फा कितना भाई, अल्फा सर इसने बोला है कि ये प्यारे बच्चों मुझे पूर्णतया वियोजित हो रहा है। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 है, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है NH4Cl3, तो बच्चों 1 मोल NH4 प्लस का और दूसरा Cl का देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों N बराबर 2। यहाँ पर अल्फा को 1 लिख दूं, यहाँ पर लिख सकता हूं बच्चों 2 माइनस का 1, और यदि ये सिंप्लीफाई करूं मैं तो 1
प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 और ये आ जाएगा बच्चों 2। तो अपने पास आ गया क्या सर, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू 2 आ गया। और ये फर्दर बच्चों इस तरह से हो जाएगा कि सर मेरा स्मॉल डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं है कि स्मॉल डी जो है बच्चों वो कैपिटल डी का हाफ हो गया, या फिर मैं यूं कहूं कि कैपिटल डी बच्चों डबल हो गया स्मॉल डी के। डी बराबर कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या है कि डिसोसिएशन या कंप्लीटली डिसोसिएशन होने के बाद प्यारे बच्चों जो मेरी वेपर डेंसिटी थी वो इनिशियल डेंसिटी की 1/2 हो जाएगी, या सर हाफ हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि सर अल्फा 1 था और एन बराबर 2 थे, और यही बच्चों अपना आंसर आ जाएगा कि NH4Cl का बच्चों मेरा हाफ आ जाएगा। ये बच्चों मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है भी, कहीं कोई समस्या नहीं। हाफ ऑफ देन दैट ऑफ NH4Cl, इस NH4Cl के बच्चों आधी हो जाएगी जब इसका पूर्णतया मेरा डिसोसिएशन होगा। ठीक है बच्चों, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसका अपना जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो बी हो जाएगा, जब ये NH4Cl खुद था या इनिशियल था बच्चों उसका मेरा आधा वेपर डेंसिटी आ जाएगी जब इसका पूर्णतया डिसोसिएशन हुआ था। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट मेरे पास कि एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे BF3 की जो बेसिसिटी है उसको प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी अम्लता को या एसिडिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों अपने पास केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी है और वो समय समय पे डेवलप्ड हुई, किसको समझाने के लिए, को किसी भी पदार्थ की मेरी प्रकृति किस तरह की, क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी को या अम्लता को और क्षारीयता को समझाने के लिए समय समय पे अलग अलग प्रकार की बच्चों कॉन्सेप्ट या धारणाएं प्रदर्शित हुई। जैसे सबसे पहले आर्रेनियस साहब आए, फिर आ गए बच्चों अपने पास ब्रोंस्टन लोरी, फिर आ गया सर लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। अब प्यारे बच्चों आर्रेनियस जी ने यह कहा था कि वे कंपाउंड जो H प्लस देते हैं वो तो एसिड कहलाते हैं, और वे कंपाउंड जो OH माइनस देते हैं बच्चों वो कहलाते हैं मेरे बेस। अब दूसरे उन्होंने ये कहा था कि ब्रोंस्टन लोरी ने ये कहा जो H प्लस दे वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो कहलाते हैं बेस। लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये कहा था कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले या एकाकी युग्म को जो ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं मेरे एसिड, और जो लोन पेयर को या एकाकी युग्म को एक्सेप्ट करके जो अपने को अंदर ग्रहण करते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट रहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। अब उनके पास क्या है सर, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून है बच्चों, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करके किसकी भांति व्यवहार करेंगे सर, एसिड की भांति व्यवहार करेंगे। तो एक्सेप्ट से एसिड आप लोग याद रख लेना, लुईस एसिड क्या हुए, जिन्होंने लोन पेयर को ग्रहण किया। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा लुईस बेस। लुईस बेस वो कंपाउंड है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, उनके पास लोन पेयर अवेलेबल रहता है, इसी वजह से प्यारे बच्चों वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। लोन पेयर बच्चों दाता होते हैं, लोन पेयर ग्राही नहीं, लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं, और उनको बच्चों लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लुईस बेस कहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों BF3 में मैं यूज में लूंगा। क्यों सर, क्योंकि BF3 अपने पास प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की क्या है सर, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और प्यारे बच्चों इसके पास सर वेकेंट p ऑर्बिटल रहता है, खाली सर इसके पास p ऑर्बिटल रहता है। और इस खाली p ऑर्बिटल में ये क्या करता है बच्चों, इस खाली p ऑर्बिटल में ये स्टूडेंट्स लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बच्चों सर, लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है। और जब प्यारे बच्चों ये लोन पेयर को ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, लुईस अम्ल कहते हैं। क्योंकि एक चीज अपन को प्यारे बच्चों अच्छे से पता है कि लुईस एसिड क्या होते हैं सर, लुईस एसिड रहते हैं प्यारे बच्चों लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले या ग्रहण करने वाले को मैं लुईस एसिड कहूंगा। दूसरा होता है मेरे पास लुईस बेस। लुईस बेस क्या है सर, लुईस बेस है अपने पास लोन पेयर को डोनेट करने वाले या लोन पेयर दाता। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ये रहते हैं सर इलेक्ट्रॉनिकली मेरे पास रिच रहते हैं,
इलेक्ट्रॉन अधिक वाले रहते हैं। और यही कारण है कि BF3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। लुईस एसिड की भांति बच्चों बिहेव करता है। तो यही तो अपन को कॉन्सेप्ट समझना है प्यारे बच्चों। क्या सर ये कॉन्सेप्ट है कि इस BF3 का मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, आरएनएस का हो ही नहीं सकता, न तो H+ है इसके पास, न बच्चों OH- है, इसलिए आरएनएस वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा वैसे ही चला गया। सेकंड है कि लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों, ये न तो H+ को ग्रहण करता है, न H+ को बच्चों माइनस करता है, ये भी नहीं हो सकता। और ब्रोंस्टेड लोरी एज वेल एज लुईस कॉन्सेप्ट बच्चों दोनों तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर जो सबसे उपयुक्त इसका आंसर है वो है सर लुईस कॉन्सेप्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि लोन पेयर को एक्सेप्ट किया इसने BF3 ने, और प्यारे बच्चों ये लोन पेयर एक्सेप्ट है या लोन पेयर ग्राही है, एकाकी युग्म को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसलिए लुईस एसिड कहलाता है। बच्चों इसका ऑप्शन जो मेरा सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, लुईस अवधारणा, या फिर मैं यूं कहूं कि लुईस कॉन्सेप्ट। क्यों हुआ? क्योंकि सर ये BF3 ने लोन पेयर ग्रहण किया, लोन पेयर को ग्रहण किया, ग्रहण किया और क्या हो गया सर, लुईस एसिड हो गया। और यदि आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है तो प्यारे बच्चों अपने पास NH3 जो है वो क्या रहता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है सर, लोन पेयर को डोनेट करता है। अब की बार ये ग्राही नहीं है, लोन पेयर को दे रहा है, डोनेट कर रहा है किसी भी अगले एटम को, इसलिए किसकी भांति व्यवहार करता है सर, ये प्यारे बच्चों लुईस बेस की भांति व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो बच्चों अपना कौन सा ऑप्शन सी हो गया सर, इसका बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा बी, लुईस कॉन्सेप्ट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है अपने पास ये रहा कि इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 5.2 देन इट्स पीओएच विल बी, यदि किसी विलेन का बच्चों पीएच जो है 5.2 है तो इसका पीओएच कितना होगा। अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे मेरे किसी भी सॉल्यूशन का पीएच प्लस पीओएच का जो बच्चों टोटल योग है मेरे पास वो कितना है सर, 14 रहता है मेरे पास। ये अच्छे से पता है क्योंकि अपन को पता है प्यारे बच्चों कि सर KW इक्वल टू H+ इंटू सर होता है मेरे पास OH- की सांद्रता। ये कितना होता है सर, ये होता है 10⁻⁻14, और ये बच्चों H+ और आ जाएगा बच्चों OH-। और अपन को एक चीज पता है कि pH इक्वल टू माइनस log ऑफ H+ की कंसंट्रेशन, और इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास आ जाएगा सर pKW इक्वल टू pH प्लस आ जाएगा बच्चों pOH, ये आ जाएगा इस तरह से बच्चों 14 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों तो यहां पर पीएच कितनी है सर, यहां पर पीएच है प्यारे बच्चों 5.2, और अपन को कैलकुलेट क्या करनी है सर, पीओएच कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अपन को पहले से फॉर्मूला पता है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो यहां से प्यारे बच्चों मैं पीओएच को कैलकुलेट करूंगा और 14 माइनस निकाल दूंगा 5.2, तो यहां से आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा सर 8.8। 8.8 जो है इसकी पीओएच आ जाएगी, और जब यदि इसकी पीएच कितनी है सर 5.2 है तो इसकी पीओएच होगी वो 8.8 आ जाएगी। ये इसका बच्चों ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सर इसका डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। आप लोग जब इसमें 8.8 में से 5.2 जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये अपने 14 के बराबर होंगे। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एक्ट एज बफर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बफर की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब अपन को पता है कि कोई भी सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले मुझे किसी भी सॉल्यूशन को यह देखना है कि ये बफर की भांति व्यवहार करेगा या नहीं करेगा, तो कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहती है बफर सॉल्यूशन की। सबसे पहली विशेषता तो ये प्यारे बच्चों कि वो सॉल्यूशन जो प्यारे विद्यार्थियों स्मॉल मात्रा में या स्मॉल अमाउंट में मैं H+ को या OH- उसमें ऐड कर दूं प्यारे विद्यार्थियों, तो उसकी बच्चों पीएच में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आए, तो वो होता है बच्चों बफर सॉल्यूशन या बफर विलेन।
तो बफर विलेन में कुछ स्मॉल मात्रा में आप लोगों ने H+ या OH- आयन को ऐड किया है, लेकिन फिर भी उसकी पीएच चेंज नहीं हुई, तो ये प्यारे विद्यार्थियों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहती है बफर विलेन की, वो इतना जल्दी पीएच में परिवर्तन नहीं करते। ये तो सर है इसकी डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन के द्वारा मैं क्वेश्चन सोल्व थोड़ी कर पाऊंगा। आप तो सर हमें ये बताइए क्वेश्चन सोल्व किस तरह से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों सुनना, बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे इंसेंशियल या सबसे आवश्यक जरूरत है वो है कि उसके पास वीक एसिड या वीक बेस होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करते। तो सर करता कौन है? सबसे पहले वीक एसिड लीजिए। क्या सर वीक एसिड अकेला बफर बना देगा? नहीं प्यारे बच्चों, अपन को वीक एसिड के साथ साथ इस वीक एसिड का कोरेस्पॉन्डिंग सोल्ट, साथ में प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बच्चों एसिड का सोल्ट चाहिए होगा। वीक एसिड, उस वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट सोल्ट, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस का बच्चों सोल्ट हो जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन कौन निर्माण करेगा सर? बफर सॉल्यूशन अपन का बना लेगा प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे पास सर वीक एसिड, इसके साथ आ जाएगा प्लस आ जाएगा अपने पास सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट प्लस प्यारे बच्चों एंड अपने पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, और ये वीक एसिड ये आएगा। जस्ट एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए कि वीक एसिड ले लिया मैंने प्यारे बच्चों अपने पास CH3COH, और सॉल्ट लेना है, तो सॉल्ट प्यारे बच्चों इसी का कॉन्जुगेट अपन को बेस लेना है, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का बच्चों सॉल्ट ले लेना है। ये प्यारे बच्चों सॉल्ट एक बेस का निर्माण करेगा बफर सॉल्यूशन का। और कैसा बफर होगा सर? ये मेरे पास आ जाएगा एसिडिक बफर होगा। और इसी तरह से मैं एक और आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये अपने पास स्टूडेंट्स वो है सर दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का अब की बार वीक एसिड की जगह मैं ले लूं वीक बेस, और प्लस आ जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मेरा सॉल्ट हो जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, तो ये अपने पास इस तरह से फॉर्म कर देगा। कौन सा सर एग्जांपल लेना? तो ये बच्चों एग्जांपल है बच्चों अपने पास Na4OH, तो है वीक बेस है। क्या है बच्चों? वीक बेस है, प्लस है सॉल्ट है, इसी का ही सॉल्ट NH4 प्लस का, और साथ में बच्चों स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिड आ जाएगा। किसका सर? ये HCl से आया है और ये NaOH से आया है। तो ये किसका निर्माण करेगा सर? ये निर्माण कर देगा बच्चों अपने पास बेसिक बफर का। किसका बच्चों? सर बेसिक बफर का। तो बेसिक बफर के लिए बच्चों वीक एसिड या वीक बेस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वीक एसिड था और यहाँ पर वीक बेस था। और एक और बात आप लोग हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो नेवर फॉर्म बफर सॉल्यूशन, नेवर फॉर्म्स बफर सॉल्यूशन का निर्माण कभी नहीं करते। ये बोल्ड अक्षरों में बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना कि मेरे जो है प्यारे बच्चों, क्या सर? कि बच्चों अपने पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्यारे विद्यार्थियों कभी भी बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करते बच्चों। ये बात आप लोग हमेशा और हमेशा याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों अपन लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को, देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें। सबसे पहला HCl प्लस NaCl मिलकर के बफर का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने सर हमें अच्छे से समझा दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर का निर्माण नहीं करते। इसलिए यहां पर सर HCl जो क्या है सर? मेरा HCl आपका सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से प्यारे बच्चों ये मेरा निर्माण नहीं करेगा बफर सॉल्यूशन का। सेकंड ऑप्शन है सर NaOH प्लस HCl है। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वाला प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब देखता हूं मैं अगला ऑप्शन HCOH प्लस HCO4NH। नहीं बच्चों, ये भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मिक एसिड प्यारे बच्चों निर्माण नहीं करेगा। ये कर देगा प्यारे बच्चों CH3COH प्लस CH3C डबल बॉन्डो Na, क्योंकि ये बच्चों वीक एसिड और उसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रहना चाहिए। ये वीक एसिड का है और ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बच्चों किसका निर्माण करेगा सर? ये निर्माण कर देगा अपने पास एसिडिक बफर का निर्माण मेरा कर देगा। कहीं कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, ओके सर, सी ऑप्शन इसका बच्चों बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 1 लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 m NH4Cl and 0.1 m NH4OH having pKb of 5 हैज pH ऑफ, कि इसकी मुझे pH ज्ञात करनी है। बफर सॉल्यूशन है कैसा सर? ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास बफर सॉल्यूशन इसने निर्माण किया है, वो निर्माण किया सर बेसिक बफर है। क्या है बच्चों? सर बेसिक बफर है। बेसिक बफर क्यों हुआ? क्योंकि सर यहाँ पर वीक बेस इसने दे रखा है, और जब बेसिक बफर है तो यहाँ पर क्या होगा सर? एक तो होगा अपने पास वीक बेस और प्लस सॉल्ट होगा किसका सर? सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट रहेगा, और यहाँ पर वीक बेस है सर NH4OH है बच्चों, और ये सॉल्ट है NH4Cl का। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अपन को पता है कि ये बेसिक बफर बना रहा है, और इस बेसिक बफर की मुझे यदि पीओएच कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों, तो मैं कौन सा इक्वेशन काम में लूंगा? सर आप लोग इक्वेशन काम में लेंगे एंडरसन इक्वेशन। कौन सी बच्चों? एंडरसन इक्वेशन। यदि मैं एंडरसन इक्वेशन की बात करूं तो ये बच्चों होती है पीओएच इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों अपने पास आ जाएगा सर पी के बी प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ओके सर। ये तो होता है किसके लिए बच्चों? सर ये होता है मेरे पास बेसिक बफर के लिए। यदि बेसिक बफर है ना तो ये बच्चों फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, ओके सर। और यही फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों अपने पास किसके लिए आता? यदि प्यारे विद्यार्थियों अपने पास कौन सा रहता सर? यदि अपने पास इस तरह का यदि कॉम्बिनेशन रहता, किसका बच्चों? सर ये रहता मेरे पास यदि एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की केस में अपने पास जो फॉर्मूला काम में आता एंडरसन इक्वेशन का, यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस आ जाता मेरे पास CH3CONA, ये वाला यदि कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल रहता, क्योंकि अब की बार एसिडिक है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा सर? पीएच कैलकुलेट करना, और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा pKa, क्योंकि ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये था बच्चों बेस का, यहाँ पर बेस दे रखा था। तो pH इक्वल टू pK प्लस log कंसंट्रेशन किसकी सर? कंसंट्रेशन बच्चों सॉल्ट की अपॉन में वीक एसिड की मेरे पास सांद्रता आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों यूज करना था एसिड के बफर के केस में, और ये वाला फॉर्मूला करना है अपन को बेसिक बफर के केस में। अब की बार कौन सा है सर? बेसिक बफर है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपनी पीओएच आ जाएगी क्या सर? पीओएच इक्वल टू पीकेबी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? पीकेबी 5 दे रखा है, तो क्वेश्चन में 5 दे रखा था, तो यहाँ पर 5 पुटअप कर दिया मैंने प्लस लोग। अब देखिए बच्चों सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है सर? सॉल्ट की कंसंट्रेशन है अपने पास 0.1, ये रही सॉल्ट की 0.01 है, अपॉन में आ गया मेरे पास NH4OH की है, बेस की है 0.1 है, तो ये आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों POH इक्वल टू 5 प्लस लोग माइनस की पावर 2 है अपॉन माइनस का 1 है, तो जब ये ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा POH इक्वल टू 5 प्लस लोग 10 की पावर माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 आगे चला जाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4 आ गया। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बच्चों पीओएच कितनी आई सर? इसकी पीओएच आ गई प्यारे विद्यार्थियों 5, और अपन को पता है कि पीएच कितनी हो जाएगी सर? 14 माइनस 5 आ जाएगी, और प्यारे बच्चों इसकी पीएच है अपने पास सर 9 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर इसका? इसका प्यारे बच्चों अपने पास सॉरी 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 पीओएच 4 है, ये आ जाएगा सर मेरे पास 10 आ जाएगा। तो पीएच कितनी आ गई सर? पीएच इसकी बच्चों अपने पास आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 10 आ जाएगी। ऑप्शन बच्चों इसका बी एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अपन को क्या पता है सर? अपन को पता है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है बच्चों 14। इसको बच्चों अपन लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। बी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अपन को बच्चों पीओएच कैलकुलेट नहीं करनी थी, पीएच कैलकुलेट करनी थी, इसीलिए जो पीओएच आई है उसको देखते हुए ऑप्शन बच्चों सी को टिक मत कर देना, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर में एंडरसन इक्वेशन का प्रयोग करने के बाद जो क्वांटिटी अपने पास आती है बच्चों वो पीओएच होती है, न कि पीएच। और इस पीओएच की सहायता से अपन लोगों ने प्यारे बच्चों
पीएच को भी कैलकुलेट कर दिया है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हेन सम एसिड इज एडेड टू वाटर द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, कि जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयोनिक गुणनफल क्या रहेगा। जल का आयोनिक गुणनफल मतलब क्या है सर, के डब्ल्यू है बच्चों। इस के डब्ल्यू को प्रभाव किस तरह से पड़ता है, क्योंकि अपन को पता है कि HH2 का डिसोसिएशन करने पर ये एक H प्लस में डिसोसिएट होता है, प्लस बच्चों OH माइनस में। और अपन लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि के डब्ल्यू इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू बच्चों OH माइनस की होती है। और यदि बच्चों में एट टेम्परेचर प्यारे विद्यार्थियों 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, तो यहां पर सर इसकी वैल्यू आती है अपने पास 10 की पावर माइनस का 14, और ये आ जाएगी बच्चों H प्लस और OH माइनस। और बच्चों यदि अपन को बात करें तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच माइनस सर कितनी रहती है सर, 14 के बराबर होती है। इस तरह से अपन लोग निकालते हैं। और ये बच्चों मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं सर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप लोग रूम टेम्परेचर पे सर बात करें। और जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं प्यारे बच्चों, क्या किया मैंने सर, मैंने प्यारे बच्चों अब की बार स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों सर, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। और यदि स्टूडेंट्स में टेम्परेचर बढ़ा के एट किसके ऊपर बात करता हूं सर, एट यदि मैं 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करूं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये के डब्ल्यू जो है वो कितना हो जाएगा सर, 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। कहां से, 10 की पावर माइनस के 14 से 10 की पावर माइनस का 12 हो गया है। तो ये एक बात आप लोग हमेशा लिखिए कि के डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन, के डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है। कैसे प्यारे बच्चों, सर अपन को पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि मैंने टेम्परेचर ले लिया, तो इस के डब्ल्यू की मेरे पास वैल्यू आई थी सर 10 की पावर माइनस का 14। और जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 98 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो इसकी वैल्यू सर होगी 10 की पावर माइनस का 12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 14 से 10 की पावर बच्चों ये माइनस का जो है मेरा कितना हो गया सर, माइनस का 12 आ गया। मतलब क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो है प्यारे बच्चों के डब्ल्यू वैल्यू बढ़ रही है। के डब्ल्यू वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। आयोनिक प्रोडक्ट और वाटर की वैल्यू बच्चों बढ़ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे विद्यार्थियों किस पे डिपेंड करता है सर, सिर्फ और सिर्फ प्यारे विद्यार्थियों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्ट की बात करो, चाहे के की बात कर लो, चाहे के बी की बात करूं, या फिर बात करूं मैं के डब्ल्यू की, या आप लोग बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में अपना रेट कांस्टेंट भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी प्यारे विद्यार्थियों केवल और केवल टेम्परेचर पे या तापमान पे ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि मैं इस के डब्ल्यू की बात करूं, तो के डब्ल्यू को टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी प्यारे विद्यार्थियों मेरी वैल्यू जो है या इसके मान में प्यारे विद्यार्थियों मेरी बढ़ोतरी होती है, मान बढ़ता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सर, क्योंकि अपन को पता है कि वाटर में मैंने क्या ऐड किया सर, वाटर में आपने H प्लस की कंसंट्रेशन ऐड किया है, अम्ल की कुछ मात्रा मिला दी है, तो आयोनिक खंड बच्चों कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बच्चों किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। आप लोग देख रहे होंगे कि के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस और ओ एच माइनस है, और आप लोग फटाक से कर देंगे कि एच प्लस की सांद्रता बढ़ा रहा हूं तो ये बच्चों मेरा चेंज हो जाएगा। बच्चों चेंज नहीं होता है, इनका गुणनफल जो है वो बच्चों के डब्ल्यू है, क्योंकि इनका गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये 10 की पावर माइनस का 14 रहेगा, चाहे तो कितनी एच प्लस मिला ले, कितनी ओ एच माइनस मिला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एच प्लस मिलाई है तो उसी अनुपात में बच्चों ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इनका बच्चों गुणनफल या इसका जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा नियत कांस्टेंट रहता है, और वो बच्चों टेम्परेचर पे वेरी करता है, न कि इनकी मात्रा पे, इनकी कंसंट्रेशन पे कभी भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब बच्चों अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। अभी तक अपन लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा, उनके क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ शानदार क्वेश्चन, जिसमें अपन लोगों के 2 यूनिट है। पहला क्वेश्चन जीओसी से ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कि निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की
अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन मेरा सही नहीं है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमेशा याद रखना है इस नॉट करेक्ट में और इस करेक्ट में। अब अपन को पता है कि अनुनाद क्या रहता है सर, अनुनाद मेरे पास यदि दो एटम के मध्य डबल बॉन्ड है और इस सी के पास या तो नेगेटिव चार्ज है या प्यारे विद्यार्थियों लोन पेयर अवेलेबल है और यहाँ पर इसके पास केटायन है, तो होता क्या है सर, इस नेगेटिव की स्थिति में यहाँ पर ये आएगा और इधर बच्चों मेरे पास ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पर बनेगा क्या सर, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। इनको कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या आरएच कहते हैं। अब रेजोनेंस की वजह से बच्चों कोई भी सिस्टम जो है वो मेरा स्थायित्व प्राप्त करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी वो मॉलिक्यूल बच्चों उतना ही ज्यादा मेरा स्टेबल या स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, ओके सर। दूसरी इसके पास विशेषता ये रहती है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है सर, यहाँ पर बच्चों मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं सर। जिस एटम के मध्य ये प्यारे बच्चों जिसके मध्य ये डबल बॉन्ड बना हुआ था, ए डबल बॉन्ड बी था, वहां से बच्चों ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और जहां पर ये सिंगल था वो बच्चों मेरा डबल में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बॉन्ड टूटते हैं और जिस तरह की बॉन्डिंग सीक्वेंस था वो समान नहीं रहता, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती है जो हाइपोथेटिकल या जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रहता। इनकी बच्चों एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है और इनकी एनर्जी अपन लोग कंपेयर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर के द्वारा। इस अनुनाद संकर की एनर्जी सबसे कम रहती है या वो मोर स्टेबल रहता है। उसके कंपैरिजन में छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। यहाँ पर न तो एटम शिफ्ट रहता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बच्चों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रहते हैं। कॉन्जुगेशन होता है यहाँ पर, क्या रहता है सर, यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरा कॉन्जुगेशन या सर संयुग्मन होता है। कॉन्जुगेशन सर चलता रहता है, इसको सर संयुग्मन कहता हूं मैं रेजोनेंस के दौरान। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कि दे हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम की बच्चों आइडेंटिकल अरेंजमेंट है, यहाँ पर ए से बी था और फिर सी आ रहा था, और रेजोनेंटिक होने के बाद भी प्यारे बच्चों एटम की अरेंजमेंट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। एटम की अरेंजमेंट प्यारे बच्चों जिस फिनोमेना में चेंज होती है वो होता है मेरे पास टोटोमेरिज्म या चलावैता। चलावैता के दौरान अरेंजमेंट एटम की चेंज रहती है, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट होते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। नेक्स्ट है कि दे हैव नियरली द सेम एनर्जी, कि इन सभी की ऊर्जा लगभग समान रहती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जिसको कंपेयर अपन लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मेरे पास समान रहती है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, दो डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, तो ठीक यही सेम यहाँ पर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जिसमें यहाँ एक नेगेटिव है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये वाला स्टेटमेंट भी सत्य है, लेकिन बच्चों ये वाला मेरा स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, इसीलिए होगा प्यारे बच्चों क्योंकि उसने कहा है कि इसमें बच्चों समान आबंधन होते हैं। नहीं बच्चों, इसमें समान आबंधन नहीं रहते, यहाँ पर बॉन्डिंग जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कभी तो सिंगल बॉन्ड था और कभी डबल बॉन्ड था बच्चों, यहाँ वाला डबल बॉन्ड टूट गया। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लोवेस्ट मोलिकुलर वेट एल्केन कंटेनिंग ए क्वाटरनरी कार्बन, कि निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाली एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन अवेलेबल है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को एक चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन की नेचर अलग अलग रहती है। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्या सर, कि सर कार्बन जो है वो सर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का सर फॉर्मेशन करता है या 4 बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों यदि ये कार्बन ये चारों बॉन्ड एक एक करके, या फिर मैं यूं कहूं कि चारों की वैलेंसिया ये अन्य कार्बनों के द्वारा वैलेंसीफाई या सेटिस्फाई करें, तो ये बच्चों अलग अलग इसकी नेचर हो जाती है। कैसे उसको समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मेरे पास, यदि इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है एक अन्य कार्बन के द्वारा, तो इसकी नेचर या इसकी प्रकृति कैसी रहेगी,
सर ये कार्बन एक अन्य कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई हुआ, इसलिए सर मैं इसको कहूंगा प्राइमरी कार्बन या सर 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन है सर, या ये 1 डिग्री कार्बन है। दूसरी कंडीशन ये प्यारे बच्चों कि अब की बार ये कार्बन एक अन्य कार्बन और एक और कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाए, तो सर मैं इसको कहूंगा ये है मेरे पास सेकेंडरी कार्बन, या फिर मैं कहूंगा इसको 2 डिग्री का कार्बन, क्योंकि अब की दो वैलेंसी के बार और इसकी कम पड़ी है। तो यदि यहाँ पर थर्ड केस है मेरे पास इस कार्बन की बच्चों 3 वैलेंसी अन्य कार्बनों के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसको मैं कहूंगा टर्शियरी कार्बन। क्या कहूंगा बच्चों? सर इसको टर्शियरी कार्बन और प्यारे विद्यार्थियों 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ए कार्बन की वैलेंसी यदि ए कार्बन के द्वारा, तो सर प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। इस पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी की बात कर रहा हूं, दो कार्बनों के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो सर ये सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री का हो जाएगा। और यदि प्यारे बच्चों इस कार्बन को 3 अन्य कार्बनों के द्वारा बच्चों सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसको तृतीय कार्बन या 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन कहते हैं। अब मुझे इस कार्बन की अभी भी सर एक वैलेंसी और जो है वो सर बाकी है, तो ये कार्बन रहेगा सेंट्रल वाला कार्बन, और इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग मैं कार्बन आप लोगों से बच्चों ऐड कर दूं। एक ये कार्बन बच्चों, एक मेरे पास ये वाला कार्बन है, और बच्चों एक मेरे पास सर ये वाला कार्बन है प्यारे विद्यार्थियों, और सर एक और कार्बन आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये रहा मेरे पास कार्बन। अब ये वाला पर्टिकुलर जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन जो है अन्य 4 कार्बनों के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की नेचर जो हो जाएगी बच्चों वो आ जाएगी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बच्चों, क्वाटरनरी कार्बन या चतुष्क कार्बन इसकी बच्चों मेरी नेचर हो जाएगी। तो इस कार्बन को क्या कहूंगा? सर ये कार्बन क्वाटरनरी कार्बन कब हुआ? जब ये पर्टिकुलर कार्बन 4 अन्य कार्बनों के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए या उनके द्वारा व्यवस्थित होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछूं कि इस 1 डिग्री में टोटल कार्बन है कितने? सर इस 1 डिग्री में मेरे पास टोटल कार्बन है सर 2। 2 डिग्री में कितने हैं सर? सेकेंडरी में कितने हैं सर? 3 है। और टर्सरी में कितने कार्बन है? टोटल टोटल कार्बन पूछ रहा हूं सर, 4 कार्बन टोटल है। तो ठीक इसी तरह से इस क्वाटरनरी कार्बन में टोटल कार्बन कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपसे पूछे तो कितने सर? 1 2 3 4 और 5 है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे सिंपलेस्ट ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन रहेगा जिसमें बच्चों क्वाटरनरी कार्बन उपस्थित होए। तो क्वाटरनरी कार्बन करने के लिए मुझे सबसे पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज है बच्चों उसमें 5 कार्बन अवेलेबल रहने चाहिए। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनमें 5 कार्बन अवेलेबल है? पहले तो उन ऑप्शन को हटाइए जिसमें 5 कार्बन अवेलेबल ही नहीं है, कि जब उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 5 कार्बन ही नहीं है तो प्यारे तो कैसे क्वाटरनरी कार्बन का निर्माण करेगा, इसीलिए वो ऑप्शन सबसे पहले हटाइए। इस प्रोपेन को देखते हैं, क्या इस प्रोपेन में 5 कार्बन है? नहीं सर, इसमें तो मेरे पास 3 कार्बन है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। इस प्रोपेन की बात करें तो यहाँ पर कितने कार्बन है सर? यहाँ पर मेरे पास तीन कार्बन है और यहाँ पर 2 और 2 है, इसलिए बच्चों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर यहाँ पर एक प्रोपेन था जिसमें दो दो सेकंड पोजीशन पे बच्चों दो दो कार्बन जुड़े हुए थे, और बाकी वाले सब में प्यारा बच्चों यहाँ पर ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन की चेन है, और सर यहाँ पर एक मिथाइल है। तो ये बच्चों कौन सा हो गया? ये सर इस साथ कुछ बनेगा ही नहीं, और नहीं बच्चों ये वाला ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन सही होगा सर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट है कि सर 2,2 डाई मिथाइल के केस में मैं आसानी के साथ इसका फॉर्मेशन कर दूंगा। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि एक्चुअल में ये क्वाटरनरी कार्बन है क्या। सबसे पहले उसकी अपन लोगों ने स्ट्रक्चर लिखी, उसकी स्ट्रक्चर लिखने के बाद अपन लोगों ने देखा कि एक्चुअल में निर्माण किसका कर रहा है, तो इसी वजह से बच्चों अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य में अपन को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यदि मैं एसिड की बात करूं तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं? एसिड की सर एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन लोग चेक करते हैं सर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। कॉन्जुगेट बेस की क्या सर? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से।
जितना ज्यादा मेरा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा उतना ही बच्चों नेगेटिव चार्ज मेरा स्टेबल होगा। क्या होगा सर? नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। क्या सर? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा प्यारे बच्चों, ये मेरा जो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल उतना ही बच्चों एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा सर? उतना ही अम्ल मेरा अधिक सामर्थ्य वाला होगा। एसिड मोर स्ट्रॉन्ग। अब एक्चुअल में अपन लोगों को क्या करना है कि जो प्रत्येक कंपाउंड दे रखा है ना, इसमें से ऑक्सीजन का जो मेरा एटम उपस्थित है उसमें से बच्चों H प्लस को निकाल लेना है। जैसे ही H प्लस निकाला तो O माइनस बन गया। जितना ज्यादा O माइनस स्टेबल रहेगा, कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही मेरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो सबसे ज्यादा बच्चों मैं यहाँ H प्लस निकालूं तो क्या बनेगा? ए में सर, ए में बन जाएगा मेरे पास सर O नेगेटिव है और बच्चों यहाँ पर NO2 है। इस बी में क्या है सर? बी में मेरे पास O माइनस है और सर सी में है मेरे पास प्यारे बच्चों, सर सी में आ जाएगा आपके पास O माइनस है और यहाँ पर मिथाइल है। अब ये O माइनस बच्चों कब स्टेबल रहेगा सर? जब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में मेरे पास बच्चों क्या होने चाहिए सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या माइनस एम वाले, माइनस आई वाले और माइनस आर वाले ग्रुप अवेलेबल रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों खींचने वाले होने चाहिए ताकि बच्चों मेरा O नेगेटिव के ऊपर ये चार्ज कम से कम रहेगा। और यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉनों खींच रहा है। क्या है सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस एम लगा रहा है। और ये क्या लगाएगा सर? ये प्लस का H लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए प्यारे बच्चों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इससे ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों को खींचे, माइनस एम के थ्रू, माइनस एच के थ्रू या माइनस आई के थ्रू। लेकिन मिथाइल की नेचर क्या रहती है सर? इलेक्ट्रॉनों को देता है। अब ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और तुम और ज्यादा दे रहे हो तो बच्चों उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो H प्लस नहीं त्यागेगा। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों बच्चों दे देगा, इलेक्ट्रॉनों सॉरी खींचेगा, इसलिए बच्चों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही है सर? इसका ऑप्शन सही है अपने पास स्टूडेंट्स, वो है सबसे ज्यादा दे देगा अपन को कौन सा सर? फर्स्ट वाला, फिर हो जाएगा सेकंड और सबसे लास्ट थर्ड हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि माइनस एम लग रहा है पहले वाले में और थर्ड वाले में प्लस एस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बीच में बच्चों बी में कोई भी इफेक्ट बच्चों काम नहीं कर रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड विद प्रोपाइन गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ, कि हाइपोक्लोरस अम्ल की रिएक्शन करवानी है बच्चों प्रोपाइन के साथ, योगात्मक अभिक्रिया के दौरान बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास प्रोपाइन है कि सर CH है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3, इसकी रिएक्शन करवानी प्यारे बच्चों HO और Cl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या रहता है सर? OH और Cl, या फिर मैं यूं कहूं कि Cl और OH को हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। इस हाइपोक्लोरस एसिड में बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर बच्चों डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, यहाँ तो OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक करे, यहाँ सर Cl माइनस अटैक करे। तो अटैक करेगा कौन बच्चों? अटैक करेगा यहाँ पर OH माइनस, अटैक OH माइनस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी की यदि बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों तो Cl की कम रहती है और बच्चों OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि Cl माइनस में बच्चों नेगेटिव चार्ज स्टेबल है Cl पे, और जब नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो थोड़ी चाहेगा कि मैं किसी अन्य पर अटैक करूं। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ये OH माइनस जो है इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मेरा बनाएगा वो बना देगा बच्चों CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों OH जुड़ जाएगा और इस नेगेटिव पे बच्चों Cl जुड़ जाएगा। ये फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ? इस OH Cl के साथ और रिएक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और अवेलेबल है, और ये बना लेगा सेम उसी तरह से इस प्रकार का मूवमेंट होगा और यहाँ पर एक बार और Cl जुड़ जाएगा और इधर जुड़ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों अपन को OH और ये हो जाएगा Cl। अब फर्दर रिएक्शन कैसे होगी सर? रिएक्शन बच्चों फर्दर हो जाएगी, अपन को पता है कि यहाँ पे जो है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपन को पता है कि अनस्टेबल है। क्या है सर? ये अनस्टेबल है, और जब एक कार्बन पे दो OH अवेलेबल रहते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है।
जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कि कार्बन के पास तो CH है और Cl और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर बच्चों ये मिथाइल मेरा अवेलेबल है। ये बच्चों फाइनली मेरा जो है वो प्रोडक्ट का मेरा फॉर्मेशन हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिंपल प्रोसेस थी जिसको अपन लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया कि क्या बनेगा सर, एक ही कार्बन पे 2 Cl है और C डबल बॉन्ड OMe है, क्योंकि अपन को पता है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सर इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन हो जाएगा मेरा। ठीक है, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसका बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन देन इथीन एंड इथाइन टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन इज, कि एडिशन रिएक्शन के प्रति या योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है। अब अपन को पता है कि बेंजीन एक्चुअल में इस तरह से रहती है और ये बेंजीन के 2 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरह से डीलोकलाइज रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं और ये रेजोनेंस संरचना बनाते रहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या रहेगा सर, यहाँ पर मेरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगी और डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से घूमते रहते हैं। तो इसका कम का कारण क्या है सर, इसका कम का कारण है प्यारे विद्यार्थियों डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों डीलोकलाइजेशन रह रहे हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेरी योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्या नहीं प्रदर्शित कर सकता सर, एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं दर्शा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे अवेलेबल ही नहीं है, या ये बच्चों इस तरह नहीं है, लोकलाइज नहीं है, लगातार डीलोकलाइज रह रहे, अपनी जो है जगह जो है बच्चों लगातार चेंज कर रहे हैं, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों रेजोनेंस दर्शा रहे हैं और इसी कॉन्जुगेशन की वजह से ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते। कौन सर, बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता। तो कौन सी अभिक्रिया दर्शाता बच्चों, ये दर्शाता है अपने पास ARSE। क्या दर्शाता है सर, ARE दर्शाता है, जिसका नाम क्या है सर, इसका नाम है प्यारे बच्चों एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, अपन कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो तब प्रदर्शित करेंगे जब यहाँ पर पाई बॉन्ड अवेलेबल रहे, लेकिन यहाँ तो डीलोकलाइजेशन है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये इस प्रकार के रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। और यदि मैं बात करूं इस एल्कीन की, तो एल्कीन में सर हमेशा और हमेशा यहाँ पर पाई बॉन्ड अवेलेबल रहेगा और इसी तरह से स्टूडेंट्स एल्काइन में भी नो कॉन्जुगेशन, किसी भी तरह का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, क्या नहीं सर, नो कॉन्जुगेशन, मेरा किसी भी तरह का स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। यही कारण है कि सर इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर मैं बात करूं इस इथाइन की, तो वो हमेशा और हमेशा एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। किसकी तरह, बेंजीन की तरह। बेंजीन तो बच्चों बहुत सारे तीनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज रहते हैं और यही कारण है कि ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। इसका बच्चों मेरा डी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास प्यारे बच्चों ये रहा कि स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कि इथेन की संतृप्त स्वरूपण के विषय में सही कथन चुनिए। अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि इस इथेन के 2 कन्फर्मर रहते हैं। किसके बच्चों, इस इथेन के अपने पास 2 कन्फर्मर रहते हैं। कौन कौन से सर, सबसे पहले आता है इसके पास घर्षित फॉर्म, या फिर मैं यूं कहूं एक्लिप्स्ड, और दूसरी होती है प्यारे बच्चों अपने पास सर स्टेगर्ड फॉर्म। क्या है बच्चों, सर स्टेगर्ड फॉर्म रहती है इसकी। अब प्यारे विद्यार्थियों ये स्थायित्व की बात करूं, मैं स्टेबिलिटी की बात करूं प्यारे बच्चों, यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी बच्चों सेकंड वाले की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसका मुख्य कारण क्या है सर, इसका मुख्य कारण क्या है कि सर इस घर्षित फॉर्म की या प्यारे बच्चों इस स्थानांतरित रूप की या स्टेगर्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी सर कम रहती है, या इसमें सर रिपल्सन जो है कम रहता है। किसके बीच रिपल्सन,
बॉन्ड बॉन्ड के मध्य रिपल्सन, या प्यारे बच्चों लोन पेयर के मध्य टोरिजिनल रिपल्सन या वांडरवाल रिपल्सन कम रहता है, या फिर मैं यूं कहूं एटम सर दूर दूर अवस्थित रहते हैं, 180 डिग्री पे व्यवस्थित रहते हैं। और जब इतने दूर है कि इनके मध्य किसी भी तरह का कोई रिपल्सन नहीं पाया जाता है, और जब रिपल्सन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और बच्चों स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और ये स्टेबिलिटी इस स्टेगर्ड फॉर्म की यहाँ सांतरित रूप से ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड या स्टेगर्ड फॉर्म, या फिर मैं यूं गसरत फॉर्म की तुलना में। इस ग्रसित फॉर्म की प्यारे विद्यार्थियों रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन इतना ज्यादा रह जाता है प्यारे स्टूडेंट्स कि बॉन्ड एंगल बहुत कम है, बहुत एंगल कम होने की वजह से बॉन्ड एक दूसरे के पीछे बने हुए हैं, तो रिपल्सन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी बच्चों कम रहती है इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की एज कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये स्टेगर्ड फॉर्म की बात कर रहा है तो किससे होगा सर, ये मोर स्टेबल रहती है एक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में। इसका मुख्य कारण क्या है सर, इसका मुख्य कारण क्या है कि लेस रिपल्सन, कम सर रिपल्सन होता है यहाँ पे, लेस रिपल्सन एंड लेस ही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और लेस रिपल्सन से बच्चों मेरे पास कम यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो कम रहता है। ठीक है, जब एंगल स्ट्रेंथ कम है तो ये प्यारे विद्यार्थियों मेरे मोर स्टेबल हो जाएंगे, और इस फॉर्म में प्यारे विद्यार्थियों ये ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सर इथेन की। यदि मैं बात करूं तो दो फॉर्म थे अपने पास, एक थी प्यारे विद्यार्थियों स्टेगर्ड फॉर्म जिसको सांतरित रूप कहते हैं, दूसरी थी एक्लिप्स जिसको ग्रसित फॉर्म कहते हैं। अब इस एक्लिप्स में प्यारे विद्यार्थियों या ग्रसित फॉर्म में एटम और बॉन्ड एक दूसरे के बच्चों पीछे पीछे बने हुए, जिसका बॉन्ड एंगल प्यारे विद्यार्थियों कम है या 0 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है, टोरिजिनल स्ट्रेंथ एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बच्चों अपने आप कम हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट में यदि स्टेगर्ड फॉर्म की बात करूं तो उसमें कम है, वहां पर एंगल स्ट्रेंथ कम है और मोर स्टेबल है, लेस पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों आज इस क्लास में अपन लोगों ने अपना लैब असिस्टेंट का पेपर जो 2018 में हुआ था उसका पार्ट 2 अच्छे से डिस्कशन कर लिया, जिसमें जनरली अपन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 यूनिट है, लिक्विड स्टेट या फिर मैं यूं कहूं कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन अपन लोगों ने डिस्कशन किए। सॉलिड स्टेट तो अपने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास में प्यारे विद्यार्थियों अपन लोगों ने सॉल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से डिस्कशन किया, साथ ही साथ केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किए। आई होप आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो ध्यान से बच्चों क्लास को देखें, एक एक कॉन्सेप्ट को सुने। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।